खबर बहुत बड़ी है दोस्तों और उससे पूरा बॉलीवुड हिल गया है। जी हां, प्रभास की कल्कि ने शाहरुख खान की जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर जो टॉप 5 ब्लॉकबस्टर्स हैं, टॉप 5 कमाने वाली फिल्में हैं, उनमें से 4 साउथ से आने वाली फिल्में हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। जी हां, फिल्मी बातें विद अभिसार। कल्कि ने जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपके पूरे स्क्रीन में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भारत के अंदर टॉप बिजनेस करने वाली टॉप 5 फिल्में कौन सी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 5 फिल्मों में से 4 साउथ से आती हैं। तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में हैं। कौन सी हैं वो टॉप 5 फिल्में? नंबर 5 पे है शाहरुख खान की जवान, जिसने कमाई की 640 करोड़ 42 लाख की। उसका रिकॉर्ड हाल ही में कल्कि 2898 एडी ने किया। जी हां, कल ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब कल्कि ने कमाई कर ली है 640 करोड़ 50 लाख की। उससे भी ऊपर बारी आती है ट्रिपल आर की। याद कीजिएगा दोस्तों, ट्रिपल आर जिसे राजमौली ने डायरेक्ट किया था और इसने कमाई की थी 772 करोड़ की। ट्रिपल आर से ऊपर है यश की केजीएफ चैप्टर 2 और इसने कमाई की थी 856 करोड़ की। और नंबर 1 पे है प्रभास की बाहुबली 2 द कंक्लूजन। इसने कमाई की थी 1031 करोड़। यानी कि इस लिस्ट में 2 नाम 2 बार आते हैं। एक नाम प्रभास, उनकी फिल्म कल्कि और बाहुबली 2 बार आती है। दूसरा नाम राजमौली, उनकी फिल्म ट्रिपल आर भी है इस लिस्ट में और उनकी फिल्म द बाहुबली 2 भी है। मगर आप जानते हैं सबसे चिंताजनक बात क्या है कि इन टॉप 5 फिल्मों में बॉलीवुड की यानी कि हिंदी भाषी सिर्फ एक फिल्म है और वो है किंग खान की जवान। और यह अपने आप में काफी चिंताजनक है क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और बावजूद इसके इस लिस्ट में, इस टॉप 5 की लिस्ट में सिर्फ एक हिंदी फिल्म है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग क्या कह रहे हैं, साउथ की जो अच्छी फिल्में हैं वो ना सिर्फ साउथ में चलती हैं बल्कि जो नॉर्थ इंडियन यानी जो हिंदी टेरिटरीज हैं वहां पर भी उन्हें प्यार मिलता है। यकीनन, मगर वो इसलिए कि अब साउथ के डायरेक्टर्स जानते हैं कि मासी फिल्में कैसी बनाई जाती हैं। इनफैक्ट ये टॉप 5 फिल्में हैं, ये ना भूलें कि जवान को भी एटली ने डायरेक्ट किया है, जो कि एक तमिल फिल्म डायरेक्टर हैं। इसमें विजय सेतुपति हैं, इसमें नयनतारा हैं। कहने का अर्थ कि इन 5 फिल्म में साउथ का तड़का है। और यह अपने आप बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा, पिछले 5-6 सालों में 3 हिंदी फिल्में हैं जो 1000 करोड़ और उसके आसपास पहुंची हैं। कौन सी 3 फिल्में? पठान, जवान और एनिमल। हालांकि एनिमल ने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं किया, मगर मुझे पूरा भरोसा है जब एनिमल पार आएगी, यानी कि जो कि एनिमल का सीक्वल है, वो 1000 करोड़ बहुत आसानी से पार कर जाएगा। कहने का अर्थ साफ है, 3 फिल्में जो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही हैं इंटरनेशनली। हालांकि ये जो आंकड़ा मैंने आपको दिया है टॉप 5 का, ये भारत के अंदर कमाई की है। हालांकि एक बात को लेकर शाहरुख खान फैंस खुश हो सकते हैं कि ये जो जवान का आंकड़ा है ना, 640 करोड़ 42 लाख, इसमें से अधिकतर जो कमाई हिंदी मार्केट्स में की गई है, जबकि कल्कि की जो कमाई है इसमें से अधिकतर कमाई साउथ के मार्केट्स में हुई है। हालांकि मेरा मानना है दोस्तों कि कल्कि जो थी ना, एक बहुत ही एवरेज फिल्म थी और खास तौर से उसका जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत ही वाहियात था। इसमें कहीं पर भी मुझे प्रभास का जलवा नहीं दिखा। इनफैक्ट इस फिल्म से अगर आप अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा को हटा दें तो उसमें वो जान नहीं दिखाई देती। मगर ये जो टॉप 5 की जो तस्वीर है, ये बॉलीवुड के लिए चिंता का सबब है। इसका मतलब क्या है? एक अरसे से बॉलीवुड जो है उसने मासी फिल्में, अपने मासेस के लिए फिल्में बनानी छोड़ दी।
और यह कुछ पिछले 5-6 सालों या 20 सालों की बात नहीं है। इसकी शुरुआत आज से बहुत पहले हो गई थी और मैं आपको बतलाता हूं कैसे। आपकी स्क्रीन पर यह है सुभाष घई। एक जमाने में इन्हें शोमैन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि सुभाष घई ने कालीचरण, कर्मा, हीरो, सौदागर, न जाने ऐसी कितनी शानदार फिल्में, खलनायक, इस तरह की फिल्में बनाई। मगर फिर इन्होंने एनआरआईज के लिए फिल्म बनानी शुरू की, यानी विदेशों में बसे भारतीयों। उन्होंने शुरुआत की परदेस के साथ, फिर ताल के साथ, और फिर उनकी आई सुपर फ्लॉप यादें। और आप जानते हैं, जब यादें पिट गई थी तब सुभाष घई ने क्या कहा था कि भाई मैं ये दिल्ली, यूपी और बिहार के लोगों के लिए फिल्में नहीं बनाता हूं, मैं एनआरआई ऑडियंस के लिए फिल्में बनाता हूं। बताइए साहब, जिस सुभाष घई को भारत की जनता ने इतना प्यार दिया, उन्हें शोमैन बनाया, जिन्होंने कर्मा, हीरो, खलनायक और सौदागर जैसी फिल्में बनाई, वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया के लिए फिल्में ही नहीं बनाता हूं, मैं तो एनआरआईज के लिए फिल्में बनाता हूं। नतीजा यह हुआ कि सुभाष घई ना घर के रहे ना घाट के। उसके बाद उनकी जितनी भी फिल्में आईं, ना वो विदेशों में चली ना भारत में चली। यादें एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी थी दोस्तों। यादें ने ब्रिटेन और अमेरिका में अच्छा कारोबार किया, मगर भारत में फ्लॉप हो गई। और इसी दौरान कई ऐसी फिल्में आनी शुरू हुई जो कि एक सिटी ऑडियंस को केटर करती थी, मसलन दिल चाहता है। और सिर्फ सुभाष घई नहीं, एक और डायरेक्टर उभरे जिन्होंने एनआरआईज के लिए फिल्में बनानी शुरू की, करण जौहर। देखिए, कुछ कुछ होता है, आप भी जानते हैं, ज्यादा बड़ी सक्सेस इंटरनेशनली थी। हां, इंडिया में भी चली, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर उसके बाद ऐसा लगने लगा कि करण जौहर सिर्फ एनआरआईज के लिए फिल्में बनाने लगे। मसलन कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, ए दिल है मुश्किल, माय नेम इज खान। यानी कि अगर आप करण जौहर की जितनी भी फिल्में देखें, ऐसा लग रहा था कि वो एनआरआईज के लिए फिल्में बना रहे थे। धीरे धीरे बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स थे वो मासेस से कटते चले गए। और फिर सनी देओल, जो कि एक मास एक्टर थे, वो गदर एक प्रेम कथा के बाद कमाल नहीं कर पाए। स्क्रीन पर से जो मास एक्टर्स थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। नतीजा, बॉलीवुड की जड़ें कटने लगी। जिस तरह की फिल्में एक जमाने में बनती थी, मसलन अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, वो तमाम फिल्में गायब होने लग गई। और दिलचस्प बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं रजनीकांत। क्या आप जानते हैं कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं रजनीकांत? मगर वो सुपरस्टार कैसे बने? अमिताभ बच्चन की फिल्मों को कॉपी करके। अमिताभ की डॉन, अमिताभ की नमक हलाल, अमिताभ की लावारिस। रजनीकांत ने इन फिल्मों को कॉपी किया, तमिल में वो फिल्में बनी और रजनीकांत एक सुपरस्टार बन गए। रजनीकांत आज भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन मेरे लिए इंस्पिरेशन है। यानी कि वो बॉलीवुड जो कि साउथ को इंस्पायर कर रहा था, अब वो साउथ से इंस्पायर्ड है। अब उसे साउथ के डायरेक्टर्स लाने पड़ रहे हैं, अब उसे साउथ के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस लाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ का इंस्पिरेशन नहीं था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक जमाने से वहीदा रहमान, वैजंती माला, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जया प्रदा, ये तमाम एक्ट्रेसेस हैं जो साउथ से थी, मगर इन्होंने अपना मुकाम तमिल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनाया। कहने का अर्थ साफ है, बॉलीवुड ना घर का रहा ना घाट का। ये तो शुक्र है शाहरुख खान की पठान, जवान और एनिमल का, वरना बॉलीवुड धीरे धीरे अपने जड़ों से कटता जा रहा था। मासी फिल्में नहीं बनने लगी थी। 2000s में आके मासी फिल्में कम होने लगी। और खास तौर से जब शाहरुख खान का स्लंप आया, चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनकी सारी फिल्में पिटने लगी, तब बॉलीवुड का बुरा दौर और बढ़ता गया। धीरे धीरे हमारी जड़ें कटने लगी। मेरा हमेशा से मानना है दोस्तों, आप फिल्म बनाइए, आप देश की जनता के लिए फिल्म बनाइए। यह मत सोचिए कि वो एनआरआईज को पसंद आएगी या दिल्ली, बिहार, यूपी वाले लोगों को पसंद आएगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। राजमौली की RRR, एक टोटल मसाला फिल्म इंडियन ऑडियंस के लिए,
मगर क्या आप जानते हैं कि RRR ने अमेरिका में जोरदार दस्तक दी है। जनता ने उन्हें बेतहाशा पसंद किया है। आमिर खान की दंगल, चाइना में इस फिल्म को कितना पसंद किया गया है। और फिर आमिर खान की एक और फिल्म आई थी, सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार। उसने भी इंटरनेशनली शानदार बिजनेस किया था। क्यों? क्योंकि फिल्म डायरेक्टर का कॉन्विक्शन था, विश्वास था कि मैं एक अच्छी फिल्म बना रहा हूं। मैं आपको 4 चेहरे पेश करना चाहूंगा और उनकी सबसे बड़ी हिट्स। दिलीप कुमार, मुगले आजम। अमिताभ बच्चन, शोले। सलमान खान, हम आपके हैं कौन। और शाहरुख खान, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इन चारों फिल्मों ने भारत में भी शानदार बिजनेस किया, मुंबई में भी शानदार बिजनेस किया, पटना में भी शानदार बिजनेस किया, मुजफ्फरनगर में भी शानदार बिजनेस किया और इंटरनेशनली भी इन्हें पसंद किया गया। अच्छी फिल्म बनाइए, देश की जनता के लिए फिल्म बनाइए, सब देखेंगे। ये मत सोचिए कि मैं एनआरआईज के लिए फिल्म बनाऊंगा इसलिए फिल्में चल जाएंगी और वहां मैं कमाई कर लूंगा। हो क्या रहा था दोस्तों, जैसे जैसे एनआरआई मार्केट ल्यूक्रेटिव होता गया, यानी कि हमारी फिल्में ब्रिटेन और अमेरिका में चलने लगी, तो हमारे कई फिल्म मेकर्स मसलन करण जौहर और सुभाष घई को यह लालच होने लगा कि चलो अगर इंडिया में ना भी चले तो इंटरनेशनली बिजनेस कर लेगी और वहां पर तो कमाई पाउंड और डॉलर में होती है। और आप जानते हैं $1 की कीमत करीब 82 रुपए है और उसी तरह से 1 पाउंड की कीमत करीब 100 रुपए है। तो फर्क तो है ना। मगर उससे क्या हुआ दोस्तों, बॉलीवुड ना घर का रहा ना घाट का। इसीलिए अच्छी फिल्म बनाइए और देसी जनता के लिए बनाइए। अगर आप देसी जनता के लिए बनाएंगे, अगर आप रिक्शे वाले के लिए भी फिल्म बनाएंगे, अगर आप गांव में रहने वाले एक सरल भारतीय, एक आम भारतीय के लिए भी फिल्म बनाएंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसकी महक ब्रिटेन और अमेरिका में रहने वाले एनआरआई को भी इंस्पायर करेगी, वो उसे पसंद करेगा। बॉलीवुड की यही दशा हो गई दोस्तों, ना वो घर का रहा ना घाट का। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अमीरों के लिए फिल्म ना बनाएं। मसलन जोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो, उसी तरह से फरहान अख्तर की दिल चाहता है। ये तीनों फिल्में सिटी ऑडियंसेस के लिए हैं, यहां तक कि यह कहा जा सकता है अमीरों के लिए हैं, मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस के लिए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर दिल चाहता है मल्टीप्लेक्स के जमाने में रिलीज होती ना, तो वो सुपर डुपर हिट कारोबार करती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिटी ऑडियंसेस के लिए फिल्में ना बनाएं, मगर बिजनेस की निगाह से फिल्म ना बनाएं। आपको ऐसा लगता है कि चलिए मैं मल्टीप्लेक्स के लिए फिल्म बना दूंगा, मैं एनआरआईज के लिए फिल्म बना दूंगा, तो मेरी फिल्म जो है वो 300-400 करोड़ आसानी से कमा लेगी। ऐसा नहीं करिए। फिल्म बनाइए, ईमानदारी से बनाइए, जैसा कि प्रशांत नील ने बनाई, या फिर नाग अश्विन ने बनाई, या फिर राजा मौली ने बनाई। फिल्म ऐसी बनाई जो हर इंसान को इंस्पायर करे, और हां, उसमें इंटरेस्टिंग बिजनेस डायनामिक्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसा कि शाहरुख ने जवान के लिए किया। हीरोइन नयनतारा जो कि साउथ से हैं, विलेन विजय सेतुपति जो कि साउथ से हैं, डायरेक्टर एटली। उसी तरह से नाग अश्विन की जो कल्कि थी, उसमें दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन साउथ के हैं मगर हिंदी में भी उनकी पहुंच है। उसी तरह से KGF 2 में संजय दत्त। कहने का अर्थ साफ है, आप एक पैन इंडियन फिल्म बना सकते हैं, सबको नुमाइंदगी देके। अगर साउथ का भी प्रेजेंस हो, नॉर्थ का भी प्रेजेंस हो, साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं वो इस बात को समझ चुकी हैं। मगर क्या बॉलीवुड इस बात को समझ रहा है? बॉलीवुड इस वक्त जबरदस्त कंफ्यूजन से निकल रहा है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस कंफ्यूजन से निकलेंगे, और इस कंफ्यूजन से निकालने का काम उसके बेहतरीन एक्टर्स, चाहे वो रणबीर कपूर हो, शाहरुख खान हो, वो करेंगे। बेहतरीन जो डायरेक्टर्स हैं वो करेंगे, और मुझे भविष्य को लेकर पूरी उम्मीद है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।